आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गुड इवनिंग। तारीख है आज 20 अक्टूबर। मेरा नाम नितिन ठाकुर और स्वागत है आपका दिन भर में। पंजाब वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई टीम बनाने वाले हैं, मतलब नई पार्टी। वहीं सिद्धू की नए सीएम के साथ भी दूरियां बढ़ गई हैं। हालांकि इस बार इस्तीफे की पेशकश सिद्धू ने नहीं की, चन्नी ने की है। तो पंजाब इलेक्शन से पहले हो रहे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। दुबई ने भारत के साथ एक मेगा डील कर ली है और इसके तहत वो कश्मीर में इंडस्ट्रियल पार्क, इमारतें, मेडिकल कॉलेजेस और अस्पताल वगैरह बनाने वाला है। तो पाकिस्तान को क्यों टेंशन हो रही है, बात करेंगे। यूपी को आज एक नया एयरपोर्ट मिला है कुशीनगर में, लेकिन सिर्फ एक एयरपोर्ट दे देने से क्या सबसे पिछड़े जिलों में शुमार कुशीनगर मुख्य धारा में आ जाएगा? बात होगी इस पर भी। आखिर में तंबाकू पर चिंता। इसके कंजम्पशन को रोकने के लिए सरकार नई टैक्स पॉलिसी ला रही है। मतलब महंगा इतना हो जाएगा कि आप 4 बार सोचेंगे खरीदने से पहले। ये उम्मीद है सरकार को। तो तंबाकू छुड़वाने का क्या यही एकमात्र रास्ता है सरकार के पास? सारी बात होंगी, लेकिन पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया की प्रमुख बड़ी तेल एवं गैस कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में ईंधन की कीमतों को नीचे लाने को लेकर कोई ठोस समाधान निकलेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को लखनऊ पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया जब वो एक मृतक के परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए आगरा जा रही थी, जिनकी कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। हालांकि कुछ समय तक हिरासत में रखे जाने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा को आगरा जाने की अनुमति दे दी गई है। अनुमति मिलने के बाद वो आगरा के लिए रवाना हो गई हैं। दिल्ली से सटे सिंघू बॉर्डर पर 15 अक्टूबर को हुई लखबीर सिंह की हत्या की जांच के लिए पंजाब सरकार ने 3 आईपीएस अफसरों की एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी की अगुवाई एडीजीपी करेंगे, जबकि इसमें एक आईजी और एक एसएसपी शामिल होंगे। एसआईटी लखबीर के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने और उसके बाद वहां हुए घटनाक्रमों की जांच करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बारिश से बर्बाद हुई फसलों को लेकर 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि ये 2 हफ्ते के भीतर पूरा हो जाएगा। इसके बाद प्रभावितों को 1.5 से 2 महीने में उनके बैंक खातों में मुआवजा मिल जाएगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनाने की घोषणा के बाद अब भाजपा ने भी उन्हें भविष्य में समर्थन देने की घोषणा की है। इस बारे में बीजेपी के पंजाब प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी के साथ गठबंधन के लिए बीजेपी तैयार है। हालांकि इस बारे में संसदीय बोर्ड ही फैसला कर सकता है। ब्रिटेन ने सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक पर 50 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा का जुर्माना लगाया है। फेसबुक पर आरोप है कि उसने जीआईएफ प्लेटफॉर्म जिफ्फी को खरीदने में नियमों का पालन नहीं किया, जिसके चलते कंपनी पर ये भारी जुर्माना लगाया गया है। साल 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने पंजाब को जीता था। सिख रेजिमेंट में रहकर सेना की खिदमत करने वाले सैनिक, हिस्टोरियन, शानदार शेफ और गार्डनर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनके बारे में ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं कि भैया कैप्टन साहब मिनटों में फैसले लेते हैं। कैप्टन ने दिखाया भी जब उन्होंने झटके में सीएम पद छोड़ा, ओपोनेंट सिद्धू पर तल्ख टिप्पणी की और अमित शाह से मिलकर इरादा साफ कर दिया कि तेजी से फैसला लेना उनकी विशेषता है। एक फैसला और लिया है उन्होंने, ऐलान कर दिया कि हम अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। और जैसा कि सुगबुगाहट थी, ये संकेत भी दिया कि भाजपा अगर किसानों की समस्या का कोई समाधान ढूंढ लेती है तो वो उससे गठबंधन करने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो ये हुई कैप्टन की बात। दूसरी तरफ है नवजोत सिंह सिद्धू, जो अब नए सीएम के साथ भी झगड़ पड़े हैं, नाराज हैं। पिछले दिन उन्होंने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी, 13 पॉइंट का एजेंडा सुझाया था और इसे जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की थी। चिट्ठी पर सिद्धू चन्नी की बैठक हुई, लेकिन बात बनने की बजाय बिगड़ गई। इतनी बिगड़ी कि चन्नी ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर डाली। तो जो तकरार खत्म हुई लगती थी वो हुई नहीं है। समस्या सिद्धू की तरफ से है या चन्नी की तरफ से, यह हमने पूछा चंडीगढ़ में सीनियर जर्नलिस्ट और पंजाब की सियासत पर नजर रखने वाले विपिन पब्बी से। नवजोत सिद्धू जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत स्ट्रांग है। वो जो एक बात अपने मन में ठान लेते हैं कि मैंने ऐसा ही अपना डिसीजन लेना है, तो वो वैसा लेने की कोशिश करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि एक टकराव हो रहा है उनमें, और जो चेन्नई है चीफ मिनिस्टर, नवजोत सिंह चाहते हैं कि जो उनके विचार हैं, जो उनकी चॉइसेस हैं, वो ही मानी जाएं। हालांकि वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, या उसमें अपना जो है इन्वॉल्व होना चाहते हैं कि कोई भी मेजर डिसीजन गवर्नमेंट ले तो उसके अंदर वो इन्वॉल्व हो।
लेकिन चन्नी साहब हैं, उन्होंने कुछ निर्णय लिए हैं और अब उनको वापस करना बहुत ही कठिन है। एक रीजन तो उसका ये है कि वो निर्णय लिए गए कांग्रेस हाईकमांड यानी कि राहुल गांधी के श्रेय पे वो निर्णय लिए गए, और उसको चेंज करना, बदलना इतने शॉर्ट में, तो वो कांग्रेस की सरकार के लिए भी धूमिल करता है उसके जो छवि को। तो इसलिए ये अभी थोड़ा टकराव बना पड़ा है। नवजोत सिद्धू ने अपना रेजिग्नेशन वापस नहीं लिया है, लेकिन वो कामकाज वैसे कर रहे हैं जैसे कि राज्य के प्रधान करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी मनमानी चले, और वो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इस वजह से इन दोनों लीडर्स में है। विपिन जी, तकरार ठीक है, लेकिन सिर पर चुनाव है, और जिस तरह कैप्टन ने कल नई पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान किया, क्या स्वरूप हो सकता है उसका? और अब भी महज ऐलान हुआ है, क्लियर कोई रूपरेखा तो नहीं बनी है, तो इंतजार किस बात का है? कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दिया था, और उसी टाइम में उन्होंने बिल्कुल साफ जाहिर किया था कि मैं जो है बदला लेना चाहता हूं इस चीज का, और इसके लिए मैं नवजोत सिंह के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा करूंगा। उसी से साफ जाहिर था कि वो एक रीजनल पार्टी बनाना चाहते हैं, अनलेस कि वो बीजेपी में ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन ज्यादा जाहिर यही था कि वो एक रीजनल पार्टी बनाना चाहते हैं। और उसके अंदर उनका एक जो कार्यक्रम है वो यही है कि उन्होंने कांग्रेस को, जो नवजोत सिंह जिसमें शामिल है, कि उसको कैसे हराना है। अब क्या है कि 2-3 चीजों का वो इंतजार कर रहे थे। एक तो ये था कि बीजेपी में ज्वाइन करना है कि नहीं करना। अब ये साफ हो गया कि उन्होंने ज्वाइन नहीं करना, लेकिन वो सपोर्ट बीजेपी जरूर लेंगे, और वो सपोर्ट के बारे में बातचीत हो चुकी हो गई कि किसानों का जो मुद्दा है उसको किस तरह से थोड़ा हल किया जाए, तो उसके बाद वो उनकी सपोर्ट लेंगे। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि जो अकाली धड़े हैं, जो मेन अकाली दल नहीं है, लेकिन जो धड़े जो बादल की वजह से बाहर चले गए हैं, मैं उनका भी सपोर्ट साथ में लूंगा, उनके साथ चलूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को लग रहा है, जो जिस चीज का वो भी इंतजार कर रहे हैं, वो है कांग्रेस की जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिनको पार्टी की टिकट नहीं मिलेगी, या तो वो चन्नी उनको नहीं चाहेंगे या सिद्धू नहीं चाहेंगे, तो जो इनके लॉयलिस्ट हैं उनको टिकट्स नहीं मिलेंगी, और कुछ और भी होंगे जिनको टिकट्स नहीं मिलेंगी। वो सारे लोग मिलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा विपिन जी, कैप्टन साहब अपनी पार्टी बनाएंगे, गठबंधन के लिए भी तैयार हैं। उनके इस मूव का सबसे बड़ा नुकसान कौन उठाएगा? शिरोमणि अकाली बसपा गठबंधन या फिर कांग्रेस? मेरे को नहीं लगता कि ये अकालियों को या अकाली बीएसपी गठबंधन को ज्यादा डेंट करेंगे। इनका तो मकसद ही वो नहीं है। इनका सिर्फ मकसद है कि मैंने कांग्रेस को हराना है, जिसके अंदर वो इतना ह्यूमिलेट किया गया कि वो 9.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद उनको जिस तरह से निकाला गया या फोर्स किया गया निकालने के लिए, तो उनका तो एक मकसद है, वो यही है कि कांग्रेस को हराना है। वो शायद खुद पता नहीं कितना उनको फायदा हो या कितनी वो सीटें ले सकें। कह तो रहे हैं कि मैं भी सरकार बनाना चाहूंगा, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन उनका सारा मकसद ही है कि कांग्रेस को कैसे डैमेज पहुंचाना है। अमरिंदर सिंह का तो लंबा राजनीतिक करियर रहा है, तो बदले हुए समीकरणों के बीच कैसा है उनका पॉलिटिकल स्टेचर? कैप्टन अमरिंदर सिंह एक अच्छे रिस्पेक्टेड लीडर हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनको बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मानते हैं, लेकिन वो एक तरह से पॉपुलर, उनकी करिश्मा है। और आपने देखा होगा कि जब मोदी वेव थी उस दौरान भी उन्होंने जेटली साहब को भी हराया था। तो वो पंजाब में उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है, और एक तो वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कुछ रूरल एरिया में जो गांव के एरिया हैं या दूसरे हैं, वहां उनको वो महाराजा साहब ही बोलते हैं। चाहे कुछ भी हो, उनके लिए वो महाराजा हैं, और उनके लिए दोनों सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर लोग उनको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो उनका एक अपना ऑरा है, और वो ऑरा जो है वो इनको इसमें हेल्प करेगा डेफिनेटली, कि वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, वहां हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो ये देखेंगे कि जितने भी वोट्स मिले वो कांग्रेस से कटकर मिलेंगी, बजाय कि अकाली बीजेपी अकाली और भाजपा के अलायंस से। तो उनका मेन मकसद है, उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने कांग्रेस को हराना है अगर वो नवजोत सिंह सिद्धू को प्रोजेक्ट करते हैं एज चीफ मिनिस्टर। कश्मीर का दुर्भाग्य है कि वहां से ज्यादातर बुरी खबरें आती हैं, लेकिन आज गुड न्यूज का दिन है। दुबई ने कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट का फैसला लिया है। फैसला अपने आप में बड़ा रोचक है। वो इसलिए क्योंकि कश्मीर की अस्थिरता के बीच बाहरी लोग वहां रहने से कतरा रहे हैं। ऐसे में वहां किसी दूसरे देश के इन्वेस्टमेंट का फैसला बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बहरहाल कल भारत सरकार ने अपने छोर से कंफर्म कर दिया कि एक मेगा प्रोजेक्ट के लिए हमने दुबई के साथ करार कर लिया है। कश्मीर को लेकर अब तक बाहरी मुल्कों में, खासकर मुस्लिम देशों में, पाकिस्तान का ही नैरेटिव सुना जाता था, लेकिन वक्त बदला है। दुनिया ने भारत की बात पर भरोसा करना शुरू किया है।
दुबई वाली डील से तो ये भी लग रहा है कि अब कश्मीर को लेकर मुस्लिम देशों का रुख पूरी तरह बदल गया है। इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुल गए हैं। कहा जा रहा है कि दुबई के बाद ईरान भी इस लाइन में लग सकता है। तो क्या मुस्लिम मुल्क कश्मीर मामले में भारत को लेकर नरम हो गए हैं? ये हमने पूछा मोहम्मद जीशान से, जो अमेरिका में इंटरनेशनल अफेयर्स की पढ़ाई कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर चुके हैं और मिडिल ईस्ट की कई सरकारों को सलाह देने का काम भी रहा है उनका। देखिए, अरब और गल्फ कंट्रीज का पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। ये मुस्लिम वर्ल्ड जो बात करते हैं लोग, ये इतना यूनिफॉर्म नहीं है। इसका कई फैक्शंस होते हैं। एक तरफ है मुस्लिम अरब और गल्फ देशों जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे देशों, और दूसरे तरफ होता है पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया जैसे देशों जो अरब कंट्रीज़ के साथ एक्चुअली राइवलरी कर रहे हैं फ़िलहाल। तो इस वक्त भारत के साथ अरब कंट्रीज़ और गल्फ़ कंट्रीज़ ज़्यादातर अच्छा रिलेशनशिप पाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ये मानना है कि भारत के साथ रिलेशनशिप हो जाए तो उनको इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है, और ईरान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान और टर्की के ख़िलाफ़ भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बन सकता है। यही उनका कैलकुलेशन है। तो पहले भी जब आर्टिकल 370 का रिवोकेशन हुआ था और कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन हुआ था और क्रैकडाउन हुआ था, उस वक्त भी 2019-2020 में भी अरब कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्रीज़ ने भारत के साथ सपोर्ट किए थे। कई देशों ऐसा था साइलेंट रहे थे, लेकिन टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया और ईरान से ज़्यादातर ऑपोजिशन वॉइसेस आ रहा था उस वक्त भी। जीशान, ऐसा कहा जा रहा है कि दुबई के बाद घाटी में और भी मुस्लिम देश निवेश के लिए आने वाले हैं, तो क्या ऐसी संभावना दिखती है? जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि ये संभव है, पॉसिबिलिटी है इसका, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, गल्फ़ कंट्रीज़ का यही स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कि वो भारत के साथ रिलेशनशिप कायम रखें और ट्रेड का भी इस्तेमाल करें। और अब इज़राइल के साथ अरब कंट्रीज़ का जो समझौता हुआ है, इसका भी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इज़राइल भी भारत के साथ बहुत ही करीब है, अलायंस में है, और इसी के साथ गल्फ़ और अरब कंट्रीज़ ये चाहते हैं कि वो भारत के साथ ट्रेड रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करे, इकोनॉमिक रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करे, और इसी के साथ ये एफर्ट्स जारी रह रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, क्या इसे भारत की कूटनीतिक जीत और पाकिस्तान की हार के रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए, इन सब को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ देखना पड़ेगा। पाकिस्तान का यही वीकनेस है कि उनका इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर है। भारत को देखें तो भारत आज वर्ल्ड में टॉप 3, टॉप 4 इकोनॉमीज़ में है साइज़ के दौरान, और इंडियन पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि हर देश ऐसे ये चाहेंगे कि भारत के साथ ट्रेड रिलेशनशिप बरकरार रखें। पाकिस्तान में उतना इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है कई देशों को, और अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं। तो पाकिस्तानी इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर है। अब अगर भारत अपनी डिप्लोमेसी में ज़्यादातर स्ट्रेंथ और एडवांटेज पाने की कोशिश पाना चाहेंगे, तो भारत को यही करना पड़ेगा कि इंडियन इकोनॉमी को मजबूत रखें, इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ ट्रैक पर रखें, और अगर ऐसा हो गया तो बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिवाइड है, गैप है, वो बढ़ेगा, और भारत को इससे ज़्यादातर इन्फ्लुएंस भी मिलेगा और भारत का एडवांटेज होगा। लेकिन अब जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आए हुए हैं, इसमें भारत का रैंकिंग बहुत ही वीक है, बहुत ही बुरा है, और ऐसे कई सिग्नल्स आ रहे हैं कि भारत को अपने इकोनॉमी को बढ़ाना चाहिए, और अब हमें इकोनॉमिक इश्यूज़ पर ज़्यादातर फोकस करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो भारत को बेनिफिट रहेगा। अच्छी खबर आज उत्तर प्रदेश के हिस्से में भी आई।
कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कुशीनगर के लिए बड़ी सौगात है क्योंकि बौद्ध धर्म का ये पवित्र स्थल है और हर साल यहाँ श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड जैसे तमाम बुद्धिस्ट देशों से तकरीबन 50,000 से ज़्यादा पर्यटक आते हैं। अब इन लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। हालांकि ये बात भी यहाँ जाननी चाहिए कि कुशीनगर में कसिया में हवाई पट्टी अंग्रेज़ों के ज़माने से थी। 1946 में इसका निर्माण हुआ। 1995 में प्रदेश में जब बसपा की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री मायावती ने कुशीनगर की इस हवाई पट्टी की मरम्मत के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। उस वक्त हवाई पट्टी के रनवे की मरम्मत के अलावा बाउंड्री वॉल, रेस्ट रूम, एटीसी बिल्डिंग, गेस्ट हाउस वगैरह सब बने थे। इसके बाद 2008 आया, वो फिर से मुख्यमंत्री बनी, कुशीनगर आई और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा हुई। प्रस्ताव केंद्र को गया, मंजूरी भी मिली, काम शुरू नहीं हुआ। फिर 2012 में सपा सरकार ने मैत्रेय योजना के तहत काम किया, काम में तेजी आई। उसके बाद आहिस्ता 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 अब जाकर इसका उद्घाटन हुआ है। आज इस मौके पर भव्य कार्यक्रम रखा गया। पीएम मोदी ने इसे जनता को सौंप दिया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहाँ गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक, गांव से लेकर शहर तक पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। महाराजगंज और कुशीनगर को जोड़ने वाले मार्ग के चौड़ीकरण के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तो बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी ही, रामकोला और सिसवा चीनी मिलों तक पहुंचने में गन्ना किसानों को होने वाली परेशानी भी दूर होगी। तो इस एयरपोर्ट के अलावा पीएम मोदी ने कुशीनगर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने से लेकर 116 करोड़ रुपए से तैयार 11 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। चुनाव से ऐन पहले एयरपोर्ट दिया है और ये सभी सौगातें दी हैं। तो उन सभी चीज़ों का इस क्षेत्र में सोशल पॉलिटिकल लिहाज से कितना महत्व है, क्या साधने की कोशिश हुई है, ये हमने पूछा आज तक .in के हमारे सहयोगी और यूपी की सियासत पर टिप्पणी करने वाले कबूल अहमद से। कुशीनगर एयरपोर्ट का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन किया है, ये इलाका पूरा पूर्वांचल में आता है और पूर्वांचल में खासतौर से ओबीसी कम्युनिटी की बहुत बड़ी संख्या है और ये कुशीनगर है, ये एक बौद्ध धर्म का जो है केंद्र, धार्मिक केंद्र माना जाता है और वो बिहार तक आप देखेंगे तो उसके रिलेशन मिलते हैं। आपने जिस तरह कहा पॉलिटिकल एंड सोशल, अगर उसकी नजरिए से देखें तो उत्तर प्रदेश में जो दलित, खासतौर से दलित और ओबीसी कम्युनिटी है, ओबीसी में मौर्य और कुछ पाल और इस तरह से कुछ कुर्मी समुदाय के लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म जो है अपनाए हुए हैं। तो एक बड़ी संख्या खास तौर से इस वक्त अगर देखा जाए तो करीब 25 लाख की आबादी उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक बौद्ध धार्मिक केंद्र से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, उसका एक बौद्ध रिलेशन धर्म से तो है ही है। दूसरा यह है कि यहाँ की जो उड़ानें हैं वो गल्फ कंट्री में होंगी, वहां पे और भी पूर्वांचल में तमाम जो लोग, बड़ी आबादी है वो विदेशों में रहती है, सऊदी, दुबई और बहरीन जैसे शहर में रहती है, तो उनके आने जाने के भी सुलभ साधन होंगे। जो अभी तक बनारस या लखनऊ जाया करते थे अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए, वो उसके लिए भी लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर राजनीतिक रूप से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गौतम बुद्ध को लेके कई बार देश और विदेश में संदेश देते रहे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में ही देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो खासतौर से ओबीसी समुदाय से आते हैं, वो खुद बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। उनकी बेटी बदायूं से सांसद है, तो बड़ी कम्युनिटी है। और क्योंकि वो बसपा से आए हुए हैं तो बसपा से जो बहुत सारे भाजपा में जो नेता आए हैं वो कई ऐसे नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो बौद्ध धर्म को अनुयायी के तौर पे मानते हैं। वो एक बड़ी उसके भी राजनीतिक मकसद है। और क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद भी कुशीनगर के जो है इलाके से ही विधायक हैं, जिले से ही विधायक हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए। तो पूर्वांचल जो है 2014 से वो बीजेपी का एक मजबूत गढ़ बना है और पूर्वांचल के का जो राजनीतिक मिजाज रहा है वो हर 5 साल के इलेक्शन के बाद बदल जाता है। तो ये भी एक भाजपा के लिए चुनौती है। इस लिहाज से भी भाजपा जो है पूर्वांचल को दुरुस्त रखना चाहती है। उसके जो दोनों राजनीतिक एजेंडा के केंद्र हैं, काशी और अयोध्या, दोनों जो है पूर्वांचल में हैं। तो इस लिहाज से भी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस जो है वो भी इसी पूर्वांचल में आता है। तो योगी का जो गृह जनपद है गोरखपुर वो भी आता है। तो इस लिहाज से पूर्वांचल भाजपा के लिए बहुत ही राजनीति से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सारी कवायद जो है आप देख रहे हैं वो पूर्वांचल को लेके है, क्योंकि मोदी आज गए हैं, अब आज से 5 दिन के बाद
फिर उनका सिद्धार्थ नगर और बनारस में दौरा है। तो एक तरह से पूर्वांचल को लेके बहुत जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर रूप से सीरियस है और उसको लेके तमाम जो उसकी चुनौतियां हैं उससे निपटने की कवायद हो रही है। तो ये थे आज तक .in के जर्नलिस्ट कबूल अहमद। आज तक रेडियो के रिपोर्टर अभिषेक मिश्र इस इवेंट को कवर करने कुशीनगर पहुंचे थे। हमने उनसे बात की और पूछा कि क्या एयरपोर्ट मिलने से कुशीनगर, जो कि यूपी के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार किया जाता है, उसके मेन स्ट्रीम में आने की उम्मीद की जाए जैसा कि दावा हो रहा है। देखिए, इसके दो फायदे साफ तौर पे सीधे तौर पे नजर आते हैं। पहला तो पर्यटन के लिहाज से कुशीनगर को बुद्ध सर्किट के तौर पे सरकार विकसित करना चाहती है। यही नहीं, इसके अलावा आसपास के जो भी इलाके हैं जहां पर बुद्ध से संबंधित जो पर्यटन स्थल है उनको पूरा बुद्ध सर्किट के तहत लिया जा रहा है। तो यहाँ से आने वाले यात्री जो कि खासतौर पर दक्षिण एशियाई जो देश है, एशियान के देश है, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इन यहाँ से जो पर्यटक आएंगे वो खासतौर पे पर्यटन को 15 से 20% का इजाफा यहाँ पर माना जा रहा है कि इससे होगा आने वाले समय में। एक तो चीज है। दूसरा ये है कि जिस तरीके से पिछड़े जिलों की आपने बात की और ये जो इलाका है यहाँ पर रोजगार का अभाव और उद्योगों की कमी हमेशा से दिखाई पड़ती रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है। आने वाले दिनों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की भी शुरुआत होगी, तो कहीं ना कहीं सड़क और वायु इन मार्गों से क्षेत्र को इस तरीके से जोड़ा जाए ताकि यहाँ की जो चीजें हैं वो बाहर जा सकें और बाहर के लोग अगर यहाँ आते हैं तो ये छोटी जातियां और जो लोग यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग या जो भी काम करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल पाए। तो इस मायने में भी कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इसका कितना सियासी फायदा होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन ये जरूर है कि ना सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये इलाका बल्कि बिहार, चूंकि यहाँ से पटना और बाकी जो जिले हैं वो यहाँ से पास है, तो इस पूरे बेल्ट को कहीं ना कहीं केटर करते हुए ये परियोजना काफी मददगार साबित हो सकती है। सिगरेट पर कैंसर पेशेंट की तस्वीर आपने देखी होगी। यह तस्वीर लगाए जाने का फैसला इसलिए हुआ था ताकि सिगरेट और तंबाकू के प्रोडक्ट्स के नुकसान के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता फैले। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खपत के आंकड़े यदि हम देखें तो उस चेतावनी का कोई फायदा हुआ नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या तंबाकू उत्पादों की खपत को कम करने के लिए सिगरेट, तंबाकू का दाम बढ़ाया जाना ही एकमात्र रास्ता है। भारत सरकार सीनियर हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की देखरेख में एक एक्सपर्ट ग्रुप बना रही है जो टोबैको प्रोडक्ट्स की टैक्स पॉलिसी को पब्लिक हेल्थ के नज़रिए से कवर करेगी। मौजूदा वक्त में तंबाकू उत्पाद 28% जीएसटी स्लैब में आते हैं। कच्चे माल पर 65% सेस लगता है। सरकार लोगों की सेहत के नाम पर पहले से ही तंबाकू प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाती आई है। देखा यह भी गया है कि टोबैको यूजर्स तंबाकू छोड़ तो नहीं पाते, उल्टा आर्थिक बोझ अलग बढ़ जाता है उन पर। तो ऐसे में सवाल है कि क्या दाम बढ़ाना ही तंबाकू के प्रति लोगों को हतोत्साहित करने का तरीका है? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट से, जो एक एंटी टोबैको एक्टिविस्ट हैं और तंबाकू के खिलाफ लंबे वक्त से लोगों को अवेयर कर रहे हैं। नहीं, और एक चीज हम कर सकते जो हम आई थिंक देयर इज अ प्रोविजन लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि तंबाकू हम स्कूल के या कॉलेज के एटलीस्ट 100 मीटर्स में नहीं बेच सकते, लेकिन मेरे घर के पास एक ये है अंजुमन इस्लाम, उसके बाहर ही वो सिगरेट बेचता है और केसी कॉलेज का भी विद इन 50 मीटर्स वो दुकान है। तो आई थिंक ये जो लॉ इन लोग इम्प्लीमेंट जो करेंगे, नंबर वन भाव बढ़ाने से तो अच्छा वो एक दैट इज वन थिंग, और सेकेंड थिंग हमको देखना है कि हमारी यंगर जनरेशन के हाथ में आए नहीं ना। लाइक अगर हम लंदन और अमेरिका जाते हैं, इफ यू आर अंडर 18 आपको सिगरेट मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, तो अभी एक जनरेशन तो समझो पुरानी जनरेशन तो खत्म हो गया, कोई छोड़ने वाला है नहीं, लेकिन जो नया जनरेशन है उसको तो हम बचा सकते हैं ना। वी कैन बी हैव स्ट्रिक्ट लॉ कि अगर आप सिगरेट बेच रहे हो जूनियर को या अंडर 18 को तो वो बैन ही हो जाना चाहिए ना उसका दुकान। आई थिंक दैट विल बी मोर इफेक्टिव देन इंक्रीजिंग द प्राइस। डॉक्टर साहब, आपने इस फील्ड में काफ़ी काम किया है। उसी तजुर्बे की बुनियाद पर जानना चाहता हूँ कि अगर कोई तंबाकू छोड़ना चाहे तो क्या तरीके अपना सकता है? नहीं, देखो, फर्स्टली तो ये अगर हम बोलते हैं तंबाकू ये उतना ही एडिक्टिव है जितना कोई अदर ड्रग होगा, जैसे कि हशीश या गांजा, या ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ये भी। और इसका यू कैन नॉट लीव इट सो इजीली, आप इसे छोड़ नहीं सकते हो। तो इसके लिए भी हमें ट्रीटमेंट में काफी ट्रीटमेंट है। एक तो हमारे ख्याल से एक वो निर्दोष सिगरेट है जो बहुत अच्छी है, उसमें तंबाकू नहीं है और निकोटीन नहीं। अगर वो ये व्यक्ति थोड़े दिन के लिए पिए तो फिर बाद में वो पिएगा ही। और ऐसे वो चैम्पेक्स करके गोलियां हैं, तो अगर वो चाहे तो छोड़ सकता है। लेकिन हमारे ख्याल से ये टोबैको कंजम्पशन जो इंक्रीज हो रहा है वो टीन्स के वजह से ही हो रहा है।
बिकॉज जो समझो अभी अडल्ट है वो या तो पीता है या तो नहीं पीता, नहीं पीता है तो पीने वाला है भी नहीं। तो इसका शुरुआत होता है जो वो टीनेज में ही होता है ना। तो अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसी लॉज बनाए कि टीन्स को मिल ही नहीं सकता और एकदम ही कड़क सजा दे बेचने वालों को, क्यों अगर ये यूके और यूएस में हो सकता है तो हमारे इंडिया में भी हो सकता है ना। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब दिन भर को समेटने का वक्त हो चला है। कल पढ़ाकू नितिन का फ्रेश एपिसोड आने वाला है, तो सुनिएगा जरूर। तो सुनने के बाद आपको जैसा भी लगे प्लीज हमें बताइएगा। radio@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं, 9953323303 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका नाम है पढ़ाकू पार्टी, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का शो प्रोड्यूस किया है खुशबू कुमार ने, साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने, मेरा नाम है नितिन ठाकुर। तो कल मिलेंगे आपसे, सुनते रहिए आज तक रेडियो।